हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम सब करना है। बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी की, जीव जगत का वर्गीकरण। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जीव जगत का जो पहला चैप्टर था उसको मैंने आपको बता दिया था। वहाँ पे जो पहला चैप्टर था, इसके पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देख ले। ठीक है, आज जो चर्चा करना है हमको, जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्लास को मैं 3 क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। MWF में 3 दिन ये क्लासेस आपकी मिलेंगी। शाम को 4 बजे बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदी मीडियम का जो 11th की जो एनसीईआरटी है, वो आपको सप्ताह में 3 दिन मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और यहाँ पे जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि उनको बराबर नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जीव जगत का वर्गीकरण एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि जीवों को अलग अलग, जीवों का जो जगत था, जो जीव का जो संसार था, उस संसार में किस तरीके के एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, ताकि उनका पढ़ने में और सीखने में बड़े आसानी से उनको किया जा सके। ठीक है, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2.1 में मोनेरा किंगडम, 2.2 में प्रोटिस्टा किंगडम, 2.3 में फंजाई किंगडम, और 2.4 में प्लांटी किंगडम, और 2.5 में एनिमेलिया किंगडम, और 2.6 में वायरॉइड तथा लाइकेन। ये 6 सेक्शन में बांटा गया है। और इन्हीं 6 सेक्शन में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन्हीं 6 सेक्शन में बांटा गया है प्लांट को। और यहाँ पे एक एक सेक्शन को हम पढ़ाएंगे। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मोनेरा और प्रोटिस्टा, 2 क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। इसके बाद 2 यूनिट दूसरे क्लासेस में, और फिर लास्ट की यूनिट में एनिमेलिया किंगडम, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। इस तरीके से इस चैप्टर की जो है अंत करेंगे। ठीक है, तो फ़ौरन बन जाइए। और यहाँ पे अपना आपको एक चीज़ ये करना है कि आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसको लेके बैठ जाना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो टॉपिक पे चर्चा करना है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है ना। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इस वजह से जीव जगत का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे मैं पहले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। एक एक पैराग्राफ को, एक एक लाइन को बड़ी सरलता से समझते। सब्सक्राइब, नए बच्चे जुड़े हैं और जो पुराने हैं वो बराबर बने रहें और कंटेंट को देखते रहें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक एक लाइन को आपको समझाते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को यदि कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले लाइन से शुरुआत करते हैं आज का ये बेहतरीन क्लास। और बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहली लाइन क्या है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए थे। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सजीव प्राणी थे उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण का इन्होंने प्रयास किया था। और इस प्रयास के दौरान जो प्रयास किया गया था, क्या उद्देश्य था उसका? यह वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह बल्कि एक सहज बुद्धि पर आधारित था। सहज बुद्धि मतलब एक सामान्य बुद्धि पर, मतलब वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से उसके बारे में नहीं किया गया, बल्कि ये जो खोज की गई थी बड़े ही सरल तरीके से किया गया, बड़े ही आसान तरीके से किया गया। उसका आधार क्या बनाया गया था? यहाँ पे आप देखेंगे, यह भोजन पर आधारित था, वस्त्र पर और आवास पर ये आधारित थे। 3 चीज़ों पे थे, भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन
क्यों मानदंड बनाया गया, वस्त्र को और आवास को, इन 3 चीज़ों को सबसे पहले इसके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई शुरुआत किया जाता है एक प्रयास ज़रूरी होता है। जब तक आप कोई प्रयास स्टार्टअप नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेप के बाद एक नया स्टेप आता है, ठीक है ना। वो उसकी क्लियरिटी जितना आप अंदर घुसते जाएंगे उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो शुरुआती के दौर पे जो बनाया गया था, मानदंड बनाया गया था, वो किस आधार पे था? सहज बुद्धि के आधार पर था। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही सामान्य, ये किसके, जैसे सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। मतलब जिस चीज़ का हम उपयोग करें उसी के आधार पर यह जो है वर्गीकरण किया गया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन आपके बनने वाले। यही एनसीईआरटी के जितनी भी जो भी एक लाइन आपको पढ़ाएंगे, इसी में एक प्रश्न भी आपका छुपा हुआ है। चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप 11th का एग्ज़ाम देंगे, चाहे 12th का एग्ज़ाम देंगे, या आप ये मान के चलिए कोई भी कंपटीशन अगर इस एनसीईआरटी से दे रहे हैं तो इसी लाइनों में क्वेश्चन भी फंसे हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बताते चलेंगे, उसको आपको वहाँ पे फोकस करना है। बाकी पढ़ाना एक लाइन है, एक को डिफाइन करेंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन प्रयासों में जीव के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अरस्तु था। कौन था? अरस्तु ने सबसे पहले जीव का वर्गीकरण किया था। एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, अरिस्टोटल इन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया था कि पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था। 3 चीज़ों में वर्गीकृत किया था। एक था वृक्ष था, दूसरा झाड़ और तीसरा शाक। 3 चीज़ों पे इन्हों किया था, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। पहले इन्होंने क्या बनाया था? वृक्ष, ट्री के आधार पर, जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके आधार पर। फिर शाक के आधार पर, जो छोटी मोटी घासें होती हैं उसे शाक कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं, आपने झाड़ देखा होगा जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। इन तीनों को ही अरस्तु ने फैक्टर बनाया और इन्हीं 3 पॉइंट्स को लेके इन्होंने वर्गीकरण करने का पहला जो प्रयास था इन्होंने अपना चालू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किया, अब प्लांट का तो वर्गीकरण इन्होंने 3 के आधार पर किया, वृक्ष, शाक और झाड़ी के आधार पर। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने एनिमल्स के बारे में गए तो प्राणियों का कैसे किया? प्राणियों के इस आधार पर किया कि किसमें जो है ब्लड पाया जाता है और किसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? यह प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड ब्लड की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, या वृक्षों के झाड़, वृक्ष और शाक के आधार पर, इन तीनों के आधार पर कौन सबसे पहले वर्गीकरण किया? तो किसका नाम आएगा? अरस्तु का नाम आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुआ पहला प्रयास। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, लीनियस आए थे। कौन थे? लीनियस। आपने सुना होगा पहले चैप्टर में कार्लस लीनियस का नाम आया था। वहाँ पे मैंने इन्होंने कैसे द्विपद्धति दिया और कैसे उसका नामकरण की पद्धति दी, उन सारे मुद्दे पे हमने वहाँ पे आपको बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देखें जाके पहला लेक्चर देख लेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि फ्री क्लास है, पूरी की पूरी फ्री क्लास है। दिसंबर तक पूरा का पूरा हम कोर्स पूरी जिम्मेदारी के साथ समाप्त करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अपना नोट्स बनाते चलिए और प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की बुक को चैप्टर टू चैप्टर समझ रहे हैं ना, उसको आप पढ़ते चलिए, क्योंकि समय बीतने में समय लगेगा नहीं और ये कब बीत जाएगा किसी को उसको पता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि लीनियस के कॉल में
सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? पादप के लिए और प्राणियों के लिए, मतलब जो प्लांट थे और जो एनिमल थे, इन सभी के लिए क्या किया गया था? द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि यही पूछा जाएगा कि द्विजगत पद्धति किसने दिया था। बड़ी ही कई बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है कि द्विजगत पद्धति विकसित की गई किसके द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, द्विजगत की जो पद्धति दी गई थी वह लिनियस के द्वारा की थी। कि आप अरस्तु नहीं मानना है, 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको लिनियस को सही करके आना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्लांट का जो वर्गीकरण था उसे प्लांटी कहा गया और एनिमल के लिए क्या कहा गया था? एनिमेलिया। ध्यान रखिएगा, एनिमल के लिए एनिमेलिया और प्लांट के लिए क्या किया गया था? प्लांटी का शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, साफ कर देंगे और ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो लीनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट को अलग रखा और एनिमल्स को अलग रखा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है इस पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक एक लाइन को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। इस पद्धति के अनुसार और क्या नहीं किया गया था? ये तो 2 आधार थे, एक प्लांटी और एनिमेलिया को अलग किया गया था। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस पद्धति के अनुसार किस किस आधार पर नहीं किया गया था। जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप जानते होंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें केंद्रक प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। और क्या आधार बनाया गया है? एक कोशिका और बहुकोशिका। जो एक कोशिका का मतलब यूनिसेलुलर, जिसमें केवल एक ही कोशिका हो। बहुकोशिका ऐसी कोशिका को कहते हैं जिसमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा हो। और प्रकाश संश्लेषण, मैं आपको अभी इसको पहले एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषी हरित लवक और अप्रकाश संश्लेषी कवक। आप जानते हैं कि कवक में जो कवक होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल अनुपस्थित होने की वजह से कवक सफ़ेद होता है और पौधे में क्लोरोफिल होने की वजह से पौधे हमको हरे दिखाई देते हैं। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ले जाते हैं, ठीक है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरित शैवाल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो मेन इनका मुद्दा था के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। विभेद क्या करना? स्थापित करना संभव नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना। पहला मैंने क्या बताया कि सबसे पहले लिनियस आए और लिनियस ने क्या किया था कि प्लांटी और एनिमेलिया में अलग किया। प्लांट को प्लांटी में रखा और एनिमल को एनिमेलिया में सेक्शन में डिवाइड किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि और किस फील्ड में संभव नहीं था उसके बारे में आपको बता दूं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अलग करना संभव नहीं था, एक कोशिका को बहुकोशिका में, और प्रकाश संश्लेषणी और अप्रकाश संश्लेषणी को अलग करना इस पद्धति के द्वारा संभव नहीं था। तो इस वजह से इसके बाद भी और भी प्रोसेस होते गए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला स्टेप ये होगा, फिर अगला स्टेप होगा, फिर अगला स्टेप होगा, फिर अगला स्टेप होगा, फिर अगला स्टेप होगा। इस तरीके से 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 किंगडम तक ये बात गई थी, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पादप और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को
यहाँ पे आप देखेंगे कि इनसे किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के स्थान पे और यह एक कोशिकीय बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी या अप्रकाश संश्लेषी, इतना ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि किसको किस वर्ग में रखें। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक संभव नहीं हो पाया। इसी कारण अत्यंत लंबे समय तक ये चीज़ चलता रहा और वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्लियरिटी नहीं बन पा रही थी। और इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगली लाइन एनसीईआरटी की, इसके अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका की संरचना, ध्यान रखिएगा, आकारिकी का मतलब क्या होता है, यह कोश जो उनका आकार होता है, जो उनकी संरचना होती है, उसी को आकारिकी कहते हैं। जैसे उसके अंतर्गत क्या और भाव लाए गए, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल का जो कैरेक्टर होता है इसके आधार पर, और कोशिका की संरचना के आधार पर, और पोषण की विधि के आधार पर, आवास के आधार पर, प्रजनन की विधि, ध्यान रखिएगा, प्रजनन की विधि या विकासी संबंधों को भी शामिल करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया था। क्या क्या, कोशिकीय संरचना के आधार पर, कोशिका भित्ति के लक्षण के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पर, आवास और प्रजनन की विधि को भी एक आधार बनाया गया और इनके आधार पर इनको फिर से क्या किया गया, वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं कैसे। अतः समय के साथ साथ एक एक लाइन आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक लेनी है और इस एनसीईआरटी की बुक को एक एक लाइन मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप समझते चलिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाइए, वहाँ पे अपनी बात को आप रख सकते हैं। अतः समय के साथ साथ सजीव के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। ध्यान रखिएगा, अनेक तरीके के परिवर्तन आते गए। समय के साथ साथ सजीवों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें क्या देखा गया कि प्लांट और एनिमल की बात करें तो यहाँ पे एक कठिन पद्धति जगत के कारण इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन, मतलब जब आगे की चीज़ें बढ़ने लगी तो वहाँ पे ये देखा गया, वहाँ पे क्या देखा गया कि समूह और जीवधारियों में जो होने वाले जो परिवर्तन हो रहे थे वो सदा ही समाविष्ट रहे हैं। ठीक है ना, ये उसमें मिलता रहा है। और इसके अतिरिक्त जीवधारियों के जीवधारियों के क्या है, इसके अतिरिक्त जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या और उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग व्याख्या की गई थी। क्या किया गया था, यहाँ तब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले अरस्तु साहब आए, अरस्तु के बाद कौन आया था, लीनियस साहब आए। लीनियस ने डुप्लांटी और एमिलिया में, मैं एक बार रिवीजन करते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बैठती जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आएगी। लेकिन इस बात की चिंता नहीं करना है कि नहीं आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, लेकिन आपको कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी है 2024-25 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी पे ये क्लास है आपकी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि 5 किंगडम के अंतर्गत, मैं आपको बता दूं, जो 5 किंगडम के अंतर्गत जो बेस बनाया गया था
वो क्या बेस बनाया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 जीव जगत, मैंने आपको बताया कि एक एक स्टेप, 2 जगत, फिर 3rd और फिर 4th जगत किंगडम, फिर 5 किंगडम, फिर 6 किंगडम, फिर 7 किंगडम के आधार तक इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे जो मैं आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वह आपके एग्ज़ाम में हो या आपके नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये प्रश्न आ सकता है। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आना ही है, क्वेश्चन आपका आना ही है। तो बताएंगे इसको एकदम गंभीरतापूर्वक, धीरे धीरे समझना है और इस चार्ट को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है ना। बारीकियों को बताएंगे कि कैसे आपको इसको रटना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण कौन कौन से हैं आप देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। ये 7 लक्षण हैं। इनको 5 कैरेक्टर में अलग किया गया था, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ और इसके बाद फिर इनके एक एक कैरेक्टर को, जो अभी पिछले पेज पे था, उन्हीं कैरेक्टर को बेस बना के ये अलगाव किया गया। क्या किया गया था? सबसे पहले मोनेरा में कौन आता है? मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक आते हैं। प्रोकैरियोटिक आप जानते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर जो न्यूक्लियस के आधार पे जब कोशिका को 2 भागों में बांटा गया, तो एक प्रोकैरियोटिक था, दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक था। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा किस में आएगा? प्रोटिस्टा किस में आएगा? यहाँ पे आप देखिएगा, मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कौन आएगा? प्रोकैरियोटिक। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर मोनेरा में कौन सा आता है, सब यूकैरियोटिक लगा के आते हैं, लेकिन वास्तव में प्रोकैरियोटिक ही आता है। किसमें? मोनेरा के अंतर्गत। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं और प्रोटिस्टा की बात करें। प्रोटिस्ट में कौन आता है? प्रोटोजोआ वाले प्रजाति आते हैं, जिसमें यूकैरियोटिक की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। यूकैरियोटिक क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। फंजाई, फंगस, ध्यान रखिएगा, फंगस किस में आता है? फंगस किस में? जिसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होती है तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि यह अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पे रह के अपना भोजन लेते हैं, यह परपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फंजाई को आप यहाँ देखेंगे, फंजाई को यूकैरियोटिक में, ध्यान रखिएगा, फंजाई को यूकैरियोटिक में, प्लांटी को भी यूकैरियोटिक में, क्योंकि प्लांट किस में आता है? यूकैरियोटिक में, और एनिमेलिया किस में आता है? यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल मोनेरा ही है एक ऐसी प्रजाति है जिसका कैरेक्टर कैसा होता है? मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक आते हैं, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अगर ये 4 चीज़ों में पूछा जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। 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 4 केवल यहाँ पे मोनेरा की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही क्या है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इसके बाद कोशिका के प्रकार के आधार पर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कहता है? यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे कि जो दूसरा नंबर है, यह दूसरा नंबर है इस कोशिका भित्ति के आधार पर। क्या कोशिका भित्ति के आधार पर? सेल्यूलोज रहित, कुछ में उपस्थित, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका की वाल बनी होती है, जो सेल वाल बनी होती है, कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इस कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यह कैसा होता है? सेल्यूलोज रहित होता है। मतलब यहाँ पे जो सेल्यूलोज पाया जाता है यह पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है, ठीक है।
यहाँ पे सेलुलोज रहित होता है, लेकिन क्या मिलता है, बहुशर्कराइड प्लस अमीनो अम्ल। बहुशर्कराइड मतलब जो शुगर है, पॉलीमर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित रहती है। यहाँ पे फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेलुलोज रहित होता है, यहाँ पे काइटिन। जब भी मैं आपको एक नहीं 1000 बार ज़रूर कहूँगा कि अब कंसंट्रेट हो कि एक लाइन को आपको सीखना है कि नीट की तैयारी करना है तो अभी से करना चालू कर दीजिए। नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी से स्टार्टअप कर दीजिए और यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना चालू कर दीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, ये चार्ट से कम 20 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि क्या इस कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो फंजाई की अगर हम बात करें तो जब भी फंजाई का जो कोशिका वाल है यह उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त होता है। कैसा होता है यह? काइटिन युक्त होता है, ध्यान रखिएगा, काइटिन युक्त होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्लांटी की अगर हम बात करें तो यह सेलुलोज रहित होगा, सेलुलोज रहित होगा। एनिमेलिया की बात करें तो यहाँ पे यह अनुपस्थित होता है। क्या? सेलवाल। मैं आपको बता दूं कि सेलवाल एनिमल में पूरी तरीके से अनुपस्थित होगा। प्लांट में पाया जाएगा तो सेलुलोज का बना होगा, जब ये फंजाई में मिलेगा तो काइटिन का बना होगा। और प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ उपस्थित, बाकी मोनेरा में पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, एक कोशिका का प्रकार और दूसरा कोशिका भित्ति। इसके बाद तीसरे कैरेक्टर पे चलते हैं, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। यहाँ पे मोनेरा कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर का जो कैरेक्टर है मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से अनुपस्थित हो उससे ही प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली नहीं होगी और न तो केंद्रक पाया जाएगा, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो यहाँ पे यह पूरी तरीके से उपस्थित होगा, फंजाई में भी उपस्थित होगा। ठीक है ना, सब जगह ये उपस्थित होगा। कौन? सी केंद्रक। केवल और कोल मोनेरा में अनुपस्थित, बाकी सब जगह क्या है? यह पूरी तरीके से प्रेजेंट है। इसके बाद कार्य संरचना की बात करें, कार्य संरचना इनकी क्या होती है? यह कोशिकीय होती है, यह भी कोशिकीय, और यह बहुकोशिकीय होती है। अदृढ़ ऊतक पाया जाता है, और प्लांटी और एनिमेलिया में ऊतक अंग तंत्र यहाँ भी और ऊतक अंग तंत्र यहाँ भी, ये आपको ध्यान रखना है। पोषण की विधि की बात करें तो मोनेरा जो है, मोनेरा कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है, अपने कैसा जीवन चलाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वाले पॉइंट पे आप देखेंगे कि स्वपोषी होता है, यह अपना भोजन स्वतः ले लेता है। कैसे ले लेता है? रासायन संश्लेषी के द्वारा, मतलब जो रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना यह भोजन स्वतः ले लेता है, और प्रकाश संश्लेषी के द्वारा, तथा परपोषी। परपोषी किस पे होते हैं? मृतपोषी। जब कोई चीज़, जब कोई बॉडी डेड हो जाती है तो यहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी है। परपोषी मृतपोषी एवं परजीवी है। ठीक है, स्वपोषी की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी है। ठीक है ना। इसके बाद पोषण की विधि की बात करें तो परपोषी, जिसे क्या कहते हैं? प्राण समभोजी, मृतपोषी इत्यादि, ये आपको ध्यान रखना है। स्वपोषी का मतलब जो अपना पौधे जो अपना भोजन स्वतः बना लें, और परपोषी जो दूसरे के ऊपर रह के अपना भोजन ग्रहण करें, उससे क्या कहते हैं? परपोषी। पर का मतलब दूसरा और पोषण का मतलब न्यूट्रिशन लेना। जो दूसरे की प्रजाति के, दूसरे के शरीर से न्यूट्रिशन लेते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहा जाता है। ठीक है ना।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे प्रजनन की विधि, प्रजनन को भी एक आधार बनाए, क्योंकि प्रजनन भी अलग तरीके का होता है, वेजिटेटिव होता है ना, और एसेक्सुअल, सेक्सुअल भी होता है, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रजनन की विधि की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वह संयुग्मन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, संयुग्मन के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ये युग्मक और संलयन एवं संयुग्मन के द्वारा, यहाँ पे निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, और यहाँ भी फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, मतलब आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही संयुग्मन और युग्मक गैमीट जो है यहाँ पे मिलके संयुग्म करते हैं, फ्यूज करते हैं। बाकी तीन की बात करें तो इन सब में क्या होता है, इन सब में फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसे कहा जाता है, इसके द्वारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1969 में एक साइंटिस्ट थे, आर.एच. व्हिटकर थे। कौन थे? 1969 में एक साइंटिस्ट व्हिटकर ने ही उसका क्लासिफिकेशन किया था, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया प्रश्न है कि ये बताइए कि 1969 में 5 किंगडम सिस्टम कौन दिया था? तो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। कौन दिया था? आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आर.एच. व्हिटकर, ये आपको 1969, ये डेट आपको याद रखना है। पूछा गया है कई बार। दूसरा, तीन, एक ही लाइन से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? एक 1969 में, दूसरा आर.एच. व्हिटकर, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। समझ रहे? 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो क्या टिक करना है? क्या टिक करना है आपको? बोलिए क्या टिक करना, कमेंट करिए। 1969 में कौन किया था? कौन किया था? आर.एच. व्हिटकर ने। यह बात, यह लाइन आपके दिमाग में, जहन में हो जाना चाहिए कि आर.एच. व्हिटकर ने किसकी खोज की थी। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था। पूछा गया है हजारों बार, यह नीट की परीक्षा में पूछा गया है, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। अब ये प्रश्न है कि कौन कौन से इन्होंने सम्मिलित किए थे। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के नाम कौन कौन थे? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, वही जो ऊपर हमने 5 बताए हैं उसी का ये वर्गीकरण है, ठीक है ना। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 5 को याद कर लेना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कोशिका संरचना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्ति संबंध, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। और यहाँ पे अगर हम तालिका की बात करें तो 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों के एक तुलनात्मक विवरण दिया गया। मैंने आपको अभी बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आपको ने देखा था, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, ये जो ऊपर वाली चार्ट थी इसके बारे में मैंने एक एक कैरेक्टर्स को मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया, और इन 5 के अलग अलग जो कैरेक्टर है यहीं से बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चार्ट पहले आ गया तो मैंने उसको पहले डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आपको समझ लेना है किसका क्या है, कौन सी चीज़ किसकी बनी है और किस में कौन सी चीज़ उपस्थित है, किस में कौन सी चीज़ अनुपस्थित है। इस चार्ट को रट लेना, पढ़ लेना, अपने
अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और मैं प्रयास यही करूँगा कि आपको एक छोटी चीज़ों को आपको बताते चलें ताकि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है। अब तक हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे और धारणाओं पर विचार कर रहे हैं। क्या करेंगे? जिसमें वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है, ठीक है ना। इससे पहले कि वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक है ना, जिसे फंजाई कहते हैं, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को फंजाई भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मॉस और फर्न इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसी प्रजाति को कहते हैं जहाँ पे सीड की कवरिंग नहीं पाई जाती, ऐसे को जिम्नो, और एंजियोस्पर्मिक जो हमारे पास इर्द गिर्द जितने भी प्लांट पौधे दिखाई देते हैं सब के सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कहने का तात्पर्य है जितने भी प्लांट फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं वो सब के सब एंजियोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, ठीक है। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मुनेरा जगत को 2 अनुच्छेद में वर्गीकृत किया गया था। सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया था। अतः एक षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति की विषय में विस्तार से उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग को जितना सिलेबस में है, जितना एनसीईआरटी में है, यही पढ़ ले बहुत है, ठीक है ना। इतना ही पढ़ लीजिए। आगे जब देखना होगा, जब आप 12th कर लेंगे, बीएससी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़िए। अभी क्या करना है कि अभी उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च शिक्षा की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल, ठीक है ना, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूबैक्टीरिया जीवों के साथ साथ वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को बड़े बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे शैवाल लगा हो तो शैवाल है, एल्गी है, लेकिन वास्तव में एल्गी नहीं होता, ये बैक्टीरिया के ही अंतर्गत आता है। और इसका 2 नाम याद रखना है, एक नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीव को बहुकोशिका और जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, एक कोशिका को बहुकोशिका के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल को। इस वर्गीकरण में कवकों को जैसे परपोषिका, हरित कवक, पादपों जैसे स्वपोषी के बीच में भेद नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखिए, एक एक चीज़ को समझते चलना है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जबकि कवकों की कोशिका भित्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कवक की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, तो काइटिन पाया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जब भी कवक आए तो काइटिन, क से कवक,
कवक और क से काइटिन, आपको याद रखना है, ठीक है। एवं हरी शैवालों के पादपों के सेलुलोज, जबकि प्लांट किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत में रखा गया, जिससे क्या कहते हैं? फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंजाई। कवक का कैरेक्टर अलग था क्योंकि काइटिन मिला, और काइटिन मिलने की वजह से इनको एक अलग कैरेक्टर में रखा गया, जिसे फंजाई कहते हैं। जबकि सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनेरा तथा एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्ट जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत सवाल में रखा गया था, ठीक है ना, लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया गया? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ध्यान से रखिएगा। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को यह कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद पैरामीशियम अमीबा की बात करें तो जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, पहले एनिमल में इनको रखा गया था, के साथ साथ रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस वजह से इन्हें किस में रखा गया था? एनिमेलिया में रखा गया था। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले पद्धति में अलग अलग रखा गया था, ठीक है ना। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ था। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षण तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया, जो कि न सिर्फ आकार की, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हों, बल्कि जाति वृत्ति हों और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। मतलब आप ये समझिए कि शुरुआती का ये कैरेक्टर था जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था, लेकिन अब क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप मतलब और कितने अंतर से और किस किस आधार पे वर्गीकरण किया जा सकता है, साइंटिस्टों ने इस पर भी काम किया, ठीक है। 5 किंगडम के बाद 6th किंगडम आया, फिर 7th किंगडम आया, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है चर्चा करने का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देखेंगे कि इस अध्याय में विटकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षण का अध्ययन करेंगे। प्लांटी और एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में पादप और प्राणी जगत कहते हैं, क्या कहते हैं? पादप और प्राणी जगत कहते हैं, ठीक है ना, की चर्चा आगे के 2 अध्याय में अलग अलग करेंगे, या आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे का क्या है? सबसे पहले जो आगे लेने वाले हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं? मोनेरा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाली कौन सी प्रजाति है? तो मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आती है। कौन सी आती है? बैक्टीरिया आती है। ये आप देखेंगे कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। यह सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। जैसे भगवान सब जगह पाए जाते हैं, वैसे ही ये भी बैक्टीरिया भी हैं जो सब जगह मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि मोनेरा में कौन आता है? सभी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों में, कहाँ पे? गर्म जल के झरनों में। कहाँ पे? गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थान, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, ठीक है ना, में भी
पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के भी रूप में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया कहाँ नहीं मिलता, दूध है, दही है, या हमारे शरीर का जो इंटेस्टाइन आंत वाला रीजन है वहाँ पे, मिट्टी में, मतलब ऊपर से आसमान से लेकर ज़मीन तक जहाँ भी आप देखते हैं सब जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या? सब जगह बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। और बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया को उनके आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है। तो 4 समूहों में। गोलाकार कोकस बहुवचन जिसे कोकाई कहते हैं। क्षणाकार, क्षण के आकार के, जैसे क्षण होता है ये क्षण के आकार का होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? क्षणाकार का। गोलाकार का मतलब इनकी आकार कैसी होगी? गोलाकार होगी। और बैसिलस रॉड के आकार के होते हैं, ठीक है ना। कॉमा आकार के, कॉमा का मतलब आप जानते हैं, ये जो कॉमा होता है इस आकार के पाए जाते हैं। और कॉमा के आकार का कौन होता है? विब्रियम होता है। ये आपको पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कॉमा की शेप का कौन होता है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही आपको टिक कर देना है, ठीक है। बहुवचन में विब्रियो कहते हैं। और तथा सर्पिलाकार स्पाइरलम बहुवचन स्पाइरलम में बांटा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इनका फिगर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ जाए। ये देखेंगे आप, यहाँ पे फिगर देखिएगा, ये फिगर देखिए एक एक। सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे बैसिलस के आकार का, ये कुछ रॉड के इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पाइरल के आकार के, कुछ स्पाइरल वाली जो बॉन्डिंग होती है कुछ इसी तरीके से ये दिखाई देंगे। और ये जो पाया जाता है इसे फ्लैजिला कहते हैं, हिंदी में कसाब कहा जाता है, ठीक है। विब्रियो को मैंने बताया कि कामा के आकार का होता है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये आपको कामा की तरह दिखाई देंगे, कामा की तरह आपको ये दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अपनी बात को, विचार को रख सकते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है? अत्यंत सरल प्रतीत होता है, ठीक है ना, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल, लेकिन इनकी व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ये जटिल होते हैं। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण के स्वरूप में अपना भोजन आकारिकी पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एक चीज़ एनसीईआरटी की सबसे ख़ास बातें हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन उन चीज़ों को ज़रूर फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता दूँ कि बार बार उस चीज़ को फोकस करिए जहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से ये संश्लेषित करते हैं, ये याद रखना है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये अपना भोजन स्वतः लेते हैं, ठीक है ना। अपितु भोजन के लिए जीवधारी तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आद्य बैक्टीरिया किसे कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आद्य बैक्टीरिया क्या होता है? आद्य बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि, ध्यान रखिएगा, जो कि
विशिष्ट प्रकार के होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के इनका कैरेक्टर। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान में पाए जाते हैं, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, जिसे हैलोफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोफी कहा जाता है। गर्म झरने, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफिलस। एवं कच्छ क्षेत्र में मैथोनोजेन, जहाँ पे आप दलदल पाया जाता है वहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है, इस वजह से मैथोनोजेन कहा जाता है। और गर्म झरने वालों को क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, ठीक है ना। बेहतरीन क्लास यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, और न समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। उसको अगली क्लास में फिर से बताएंगे। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए ये क्लास। और लगातार मैं 3 दिन आपकी ये क्लास लूँगा। सोमवार के दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन 4 बजे आपको डेली क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी वाली जो क्लास है वो मिलेगी, ठीक है। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्त की संरचना इनकी भी भिन्न होती है। यही लक्षण उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैथोनोजेन अनेक रूमिनेंट पशु वो होते हैं जैसे गाय और भैंस, ठीक है ना। रूमिनेंट पशु वो होते हैं जिसमें गाय और भैंस आते हैं कि आंत में ये पाए जाते हैं, और इनके गोबर से मीथेन या जिसे जैव गैस का उत्पादन करते हैं। पूछा जा सकता है कि गोबर गैस किससे बनता है? तो मैथेनोजेन से बनता है। किसकी वजह से बनता है? तो आद्य बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, ठीक है ना। इसके बाद यू बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होता है? जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है, जिसे वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक बैक्टीरिया कहा जाता है। यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाव, जिसे चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जिसे क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहते हैं। में हरित शैवाल की क्लोरोफिल ए पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं? नील हरित शैवाल होने की वजह से इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये चल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी में फ्लैजिला मिलता है, और फ्लैजिला होने की वजह से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक एक चीज़ को समझते चलना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं? एक एक लाइन को आप इस तरीके से लिखते चलिए, ठीक है। आपको याद करने में बड़ा आसानी होगा। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय क्लोनीय अथवा तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी क्लोन प्रायः जेलीनुमा आवरण के साथ ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टॉक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करके उन्हें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा समझना है कि इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन क्वेश्चन बनेंगे? इसी बात पे आपको फोकस करना। क्या कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी होते हैं, क्लोनी अथवा तंतुमय, अलवणीय जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय ये शैवाल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। मैंने पहले ही बता दिया है कि यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है ना।
इनकी कॉलोनी प्रायः जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। कैसी ढकी रहती है? जेली नुमा आवरण से ये ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया जैसे कि नॉनस्टॉक की बात करें और नॉनस्टॉक के साथ एनाबिना, पर्यावरण के साथ नाइट्रोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है ना। इसमें दो चीज़ें, एक नॉनस्टॉक पाया जाता है और दूसरा कौन सा? एनाबिना, ये याद कर लीजिएगा। नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं और रसायन संश्लेषी, ध्यान रखिए कौन कौन से? एक नाइट्रेट फॉर्मेट में, नाइट्राइट फॉर्मेट में और अमोनिया जैसी विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनकी ऊर्जा को ये मुक्त करते हैं और एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण निभाते हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक चीज़ को, ये बैक्टीरिया का संरचना है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए एक एक पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ये देखेंगे आप, जो बीच में ये क्रिएशन होता है इसे हेटेरोसिस्ट, और इसे श्लेष्मी आच्छद कहते हैं। इनके इर्द गिर्द चारों तरफ ये भरा रहता है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। यह एक तंतुमयी शैवाल जिसे नॉनस्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से इनकी जो संख्या है बहुत ही अत्यधिक होती है। ठीक है, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही महत्वपूर्ण है, दूध से ही दही बनाने में, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में, लेग्यूम पादप की जड़ों में, जहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है नॉनस्टॉक और एनाबिना के द्वारा सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, जैसे कि मनुष्य में, फसल में, फॉर्म में, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां भी होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, एक विभक्त हुआ बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके अंदर जो ये पाया जा रहा है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? डीएनए कहा जाता है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसके अंदर जो ये कवर होती है इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है ना। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। मतलब एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है इस नए बैक्टीरिया में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुई बैक्टीरिया से जितने प्रश्न आपके बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हेडिंग आपको डालना है, माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा क्या होता है? यह बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना। सबसे खास बात क्या है? ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कोशिका भित्ति है यह बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी कोशिकाएं, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ इसी 4 लाइन से, एक लाइन, दूसरा, तीसरा और चौथी, इन्हीं 4 लाइन से कई बार प्रश्न पूछा गया है, खासकर माइकोप्लाज्मा से। क्या माइकोप्लाज्मा में शैवाल मिलता है? तो कहेंगे नहीं, इसमें शैवाल नहीं मिलता है और इसी वजह से इसको बैक्टीरिया से अलग रखा गया है। ठीक है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएँ हैं
जो सबसे खास बात, तीसरा पॉइंट, जो बिना जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं, अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो कक्षा होगी मंडे को होगी। अब मंडे को शाम को 4 बजे होगी। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने आपको बताया कि 3 दिन हमारी कक्षा होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 4 बजे NCERT 11th की क्लास मिलेगी। और 3 दिन 12th की हिंदी मीडियम की जो क्लास होती है वो भी 4 बजे मिलेगी। वो मिलेगा TTS में, ठीक है ना। TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। बाकी अभी नीट की क्लास का टाइम सेट नहीं हुआ है, वो कब होगी उसके बारे में बता देंगे। वहाँ पे केवल फाउंडेशन क्लास लेके चलेंगे, जो 26 के लिए टारगेट लेके चलेंगे। वहाँ पे NCERT की दोनों कक्षाएं पढ़ाएंगे, 11th की भी और 12th की। एक चैप्टर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अंत तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसका जो आगे की कक्षा है आपको मंडे को 4 बजे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।